हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआईटी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा में आने वाले जो टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, उसमें पर्यटन टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे पर्यटन टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पर्यटन स्थल हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए महत्वपूर्ण। शुरू करते हैं। पर्यटन, देखिए उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में उच्च स्थान रखता है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जिन्हें देखने देश विदेश के अनेक लोग आते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश धार्मिक, सामरिक और पर्यटन के मामले में भी अन्य राज्यों से पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनेकों धार्मिक तीर्थ स्थल भी हैं जो प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षण का केंद्र बनते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को मजबूत करने के लिए 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये ना सोचें कि मैं आपको किन्हीं किताबों के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ या बिना किसी एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम को देखते हुए उस पर फोकस करना है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको अगर कोई व्यक्ति कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करना है, आपको उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। तो आप अगर मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा तो ये आपके लिए ही बेनिफिशियरी है, क्योंकि एट ए टाइम आपके पास सिर्फ आपका मोबाइल ही अवेलेबल होता है। किन्हीं परिस्थितियों में आपके पास आपकी बुक्स या आपके हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उन स्थितियों में आपको ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो की फॉर्म में, ये सफिशिएंट होंगे। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा के लिए मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, उसकी क्वालिटी पर फोकस करिए। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को मजबूत करने के लिए 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। 1972 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई और साथ ही साथ 1998 में प्रदेश की पहली पर्यटन नीति लागू की गई। जून 2015 में ग्रामीण पर्यटन नीति की घोषणा की गई। 2016 में प्रदेश की नई पर्यटन नीति लागू की गई। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश में आगरा प्रथम स्थान पे है। इसके बाद लखनऊ और बनारस आते हैं। 1998 में प्रदेशों में पर्यटकों को उद्योग का दर्जा दिया गया। प्रदेश के यूनेस्को में शामिल किए गए कुछ पर्यटन स्थल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आगरे का किला, देखिए अगर बात करें आगरे किले की तो इसे अकबर के द्वारा बनवाया गया। यह 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यह आगरा में स्थित है। 1573 में अकबर ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ताजमहल, इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। इसका निर्माण 1632 में प्रारंभ किया गया। इसे बनाने में लगभग 21 साल का समय लगा। यह मुगल शासक शाहजहां के द्वारा सफ़ेद संगमरमर पत्थर से यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी, यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा है। इस स्थान को अकबर के द्वारा बसाया गया था और 1573 से 1588 तक यह इनकी राजधानी भी रहा। इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, बीरबल का महल, मरियम का महल, जोधाबाई महल, पंचमहल इत्यादि का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की अगर मैं बात करूं तो देखिए आलमगीरपुर, मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ से सदैव सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का भी केंद्र रहा है। यहाँ से प्राचीन कपास की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अयोध्या की अगर बात करें तो ये एक पवित्र धार्मिक स्थल है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इस नगर का प्राचीन नाम अयोध्या था। यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन नाथ एवं पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ तथा 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म हुआ। यह नगर
कौशल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पुष्यमित्र सुंग का भी लेख प्राप्त हुआ है। यहाँ कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत आदि तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सरयू नदी पर राम की पौड़ी है। अतरंजी खेड़ा, देखिए यह एटा जिले में काली नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल का निर्माण चीनी यात्री हुएंगसांग ने अपनी पुस्तक में किया है। यहाँ प्राचीन लोहे के साक्ष्य, धूसर मृतभांड संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद रखिएगा। अहिच्छत्र, देखिए यह स्थल बरेली जनपद में स्थित है। यहाँ से मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल में यह उत्तरी पांचाल की राजधानी था। यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया है। अहिच्छत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखें। कौशाम्बी, यह नगर प्रयागराज के पास समुद्र यमुना नदी के तट पर है। इसे आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। महाजनपद काल में यह वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी। उस समय यहाँ का राजा उदयन था। यहाँ के कनिष्क के काल के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ अशोक व समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के अपने किले में लगवाया हुआ था। बात करें कालिंजर की, तो जो भी बांदा के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भली भांति यहाँ परिचित होंगे, क्योंकि यह बांदा जनपद में स्थित एक विशाल दुर्ग है। यहाँ मध्यकाल के प्रारंभ में राजपूत शासकों को का शासन होता था। 1022 ईस्वी में गजनवी ने कालिंजर दुर्ग का जो है निर्माण कराया था, कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण किया था, सॉरी। यहीं पर शेरशाह सूरी की मृत्यु 1547 ईस्वी में हो गई थी। अकबर ने यह किला यहाँ के शासक रामचंद्र को पराजित कर हासिल किया था। नेक्स्ट है बनारस। यह शहर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में एक है। यह शहर वरुणा और अस्सी दो नदियों के बीच में स्थित होने के कारण वाराणसी कहलाता है। एक मान्यता के अनुसार इसकी स्थापना राजा देवोदास ने की थी। इसका उल्लेख अथर्ववेद, रामायण, महाभारत में भी मिलता है। यहाँ जैन धर्म के छठे तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं गंगा नदी पर अनेकों घाट स्थित हैं। इसमें 80 घाट, तुलसी, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और अहिल्याबाई घाट आदि प्रमुख हैं। वहीं बात करें अगर चंदावर की, तो देखिए यह स्थान कन्नौज एवं इटावा के मध्य स्थित है। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने 1149 में कन्नौज के गढ़वाल शासक के राजा जयचंद को पराजित किया था। चुनार, यह विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। इसमें एक तरफ गंगा नदी बहती है, जिससे यह कस्बा अत्यंत आकर्षक हो जाता है। यहाँ 14वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। मुगल काल में बाबर ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस किले पर शेरशाह सूरी ने भी विजय प्राप्त की। मध्यकाल में इसे पूर्व का द्वार भी कहा जाता था। बात करते हैं झांसी की। झांसी की स्थापना 1631 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। 1732 ईस्वी में झांसी पेशवा बाजीराव को सौंप दी गई और यहीं से इस पर मराठों का आधिपत्य प्रारंभ हुआ। बाद में झांसी के राजा गंगाधर राव से रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। झांसी को डलहौजी ने अपनी विलय नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1857 की क्रांति में रानी ने भाग लिया और अंग्रेजों को पराजित करके झांसी को स्वतंत्र करा लिया, परंतु जल्दी ही जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी को पुनः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी युद्ध में 18 जून 1858 को रानी ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। बात करते हैं अहिच्छत्र की। अहिच्छत्र की पहचान राज्य के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गई है। यहाँ से मृदभांड संस्कृति से लेकर गुप्तोत्तर युग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाजनपद काल में यह भूभाग उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। यहाँ से मित्र उपाधि वाले सिक्के, कुषाणों के सिक्के तथा गुप्तकालीन एक यमुना की मूर्ति भी मिली है। देखिए अगर आप सिर्फ वीडियोस को ऑन करके सिर्फ इन चीज़ों को सुनते भी रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भली भांति और कंठस्थ हो जाएंगी, क्योंकि इस प्रकार मैं आपको चीज़ें बताता हूँ एक स्टोरी के फॉर्म में।
जिससे कि आपको याद करने में भी कोई परेशानी ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट कपिलवस्तु की। तो देखिए, कपिलवस्तु को वर्तमान में पिपरहवा नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में है। यह नेपाल सीमा के पास स्थित है। बौद्ध काल में यह शाक्य गणराज्य की राजधानी थी एवं गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के शासक थे। यहाँ से एक प्राचीनतम बौद्ध स्तूप तथा उसके भीतर रखी हुई बुद्ध की अस्थियां युक्त एक पाषाण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। मंजूषा पर ब्राह्मी लिपि में के एक लेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका निर्माण शाक्यों ने करवाया था। यहाँ उत्तरी काली ओपदार मृदभांड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। यहाँ से सालारगढ़ पुरातात्विक स्थल के कुषाणों के सिक्के भी मिलते हैं। यह श्रावस्ती वाराणसी मार्ग तथा वैशाली पुरस्पुर मार्ग का एक प्रमुख केंद्र स्थल था। इसीलिए कपिलवस्तु में आर्थिक व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। बात करते हैं कढ़ा की। तो देखिए, यह पश्चिम गंगा तट पर कौशाम्बी जिले में स्थित है। कढ़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में कढ़ा में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने पद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर लिया गया था। 1765 ईस्वी में संधि में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कंपनी को कढ़ा क्षेत्र सौंप दिया था। यहाँ भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली भी है। तो कढ़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करते हैं कालपी की। तो यह स्थान जालौन में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह दो पौराणिक टीलों व्यास टीला व नरसिंह टीला हैं। 10वीं शताब्दी ईस्वी में कालपी में चंदेलों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। अकबर के शासनकाल में यह मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख नगर भी था। बीरबल की जन्मस्थली भी यही है। बीरबल के रंग महल तथा मुगल टकसाल के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुरु महाभारत काल में एक प्रसिद्ध राज्य था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। यह आधुनिक दिल्ली व मेरठ के कुछ भूभाग में फैला हुआ था। जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर की स्थापना सन 1358 में फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया और सरकी सल्तनत की स्थापना की। साहित्य स्थापत्य जैसे अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा व जामा मस्जिद आदि व संगीत कला के लिए जौनपुर के सारकी सुल्तानों का योगदान चिर स्मरणीय रहा है। इसी विशेषता के लिए जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। जौनपुर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसे भी याद रखना है। बात करते हैं देवगढ़ की। तो देखिए, ललितपुर जिले में बेतवा के किनारे देवगढ़ स्थित है, जिसमें हिंदू और जैन दोनों धर्मों के महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहाँ से गुप्तकालीन हिंदू मंदिर एवं मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें विष्णु का दशावतार मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है। भगवान विष्णु का यह मंदिर ईंट स्थापत्य कला का सुंदर प्रतीक है। यहाँ 31 जैन मंदिरों का समूह है, जिनमें 11वां व 12वां मंदिर विशेष है। यहाँ जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों के साक्ष्य तथा चंदेलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं पांचाल की। तो यह वर्तमान में बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों पर है। 16 महाजनपद काल में यह दो राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल व दक्षिणी पांचाल में विभाजित था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल और यहाँ के राजा द्रुपद हुआ करते थे एवं उत्तरी पांचाल की राजधानी अहक्षेत्र होती थी। बात करते हैं हमारे सबके प्रिय प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज भारत में प्राचीन काल का एक धार्मिक महत्व का शहर है। यह गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। अकबर ने यहाँ अशोक स्तंभ भी लगवाया था। अकबर ने 1574 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, जिसे 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः प्रयागराज कर दिया। हर्षवर्धन का यहाँ प्रत्येक 5वीं बार महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था।
यहाँ हर 12 वर्ष में महाकुंभ व महाकुंभ के अगले 6 वर्षों में अर्ध महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष संगम वर्ष माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आलोक शंकरी कल्याणी देवी का मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, भारद्वाज मुनि का आश्रम स्थित है। बात करते हैं भीतरी की। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्कंदगुप्त और स्तंभलेख सर्व प्रमुख हैं। इस लेख में स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख है। यह स्तंभ बलुआ पत्थर का बना है, जिसका शीर्ष भाग विष्णु की प्रतिमा थी। भीतरगांव, यह कानपुर में स्थित है। यह गुप्तकालीन शैली का ईंट से निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनाया गया था। भीतरगांव के मंदिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना है। बात करें महोबा की, तो यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित एक जनपद है। यहाँ 831 ईस्वी में चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी बनाई थी। चंदेलों का राज्य जेजाग भुक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में महोबा पर तुर्की का आधिपत्य स्थापित हो गया। यहाँ गोखर पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ के प्रमुख दार्शनिक स्थल के अंतर्गत आती हैं। सारनाथ, यह शहर वाराणसी के पास स्थित है। यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस स्थान को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ यहाँ स्थित है। यहाँ धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, मृगदाव पक्षी विहार भी स्थित हैं। बात करें संकिसा की, तो यह स्थल फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है। इसका वर्णन महाभारत आदि में प्राप्त होता है। महाजनपद काल में यह पांचाल का प्रमुख नगर हुआ करता था। सराय नाहर राय की अगर बात करें, तो यह स्थल प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय भी आपको याद रखना है। हुलास भारत के प्राचीन इतिहास में काफ़ी महत्व रखता है। यह स्थल प्राचीन भारत में शुंग और कुषाण से संबंधित रहा है। उस समय यहाँ पर बस्तियाँ हुआ करती थीं। यहाँ पर उत्तरकालीन हड़प्पा से संबंधित अनेक तरह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थल वर्तमान में सहारनपुर जिले में पड़ता है। यहाँ मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। बिठूर, ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं स्थित था। यह कानपुर नगर जनपद में गंगा के किनारे स्थित है। इसका पुराना नाम ब्रह्मवर्त तीर्थ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण भी बिठूर में पेशवा के यहाँ हुआ था। बात करें विंध्याचल की, तो मिर्जापुर जिले में स्थित इस स्थान पर विंध्यवासिनी देवी का पौराणिक मंदिर है। यह स्थान विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। श्री रामपुर, यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि ने अपने सिर पर लगे सींगों को हटाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। वह तपस्या के बाद सींगों से मुक्ति मिली, जिससे यह स्थान प्रसिद्ध हुआ और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर बनाया गया। प्रतिवर्ष इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा व दशहरे पर मेला लगता है। बात करें नैमिषारण्य की, तो यह स्थल हिंदू धर्म में 30,000 तीर्थों का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर अनेक दार्शनिक तीर्थ स्थल हैं, जिसमें चक्र तीर्थ, पंचप्रयाग पुराण मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, बद्रीनारायण मंदिर, पंच पांडव मंदिर व पांडव किला, सूतगद्दी चक्र नारायण मंदिर, रुद्रावर्त व देव देवेश्वर मंदिर आदि स्थित हैं। यह स्थल सीतापुर जनपद में गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोकर्णनाथ की अगर हम बात करें, तो यह स्थल प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। यहाँ एक विशाल झील है और उसके निकट भगवान गोकर्णनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ जी द्वारा खिचड़ी वितरण यहीं किया जाता था। नाथ संप्रदाय की सिद्धपीठ यहीं पर स्थित है। कन्नौज की अगर बात करें, तो कन्नौज प्राचीन काल में पांचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था।
उस समय इसे कान्यकुब्ज नाम से भी जाना जाता था। कन्नौज का वर्णन महाभारत के पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में मिलता है। इस शहर का वर्णन चीनी यात्री फाहियान एवं ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भी किया है। कन्नौज पर हर्षवर्धन ने शासन किया। उस समय इसे महादेव महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष के समय में कन्नौज में 10,000 भिक्षु रहा करते थे। यहाँ पर छेमकली का मंदिर, पद्मावती सती का मंदिर, जयचंद का किला आदि स्थित हैं। बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में अवध के सूबेदार सआदत खान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके लखनऊ को प्रसिद्धि दिलाई थी। यहाँ अवध के नवाब अशफाक उद्दौला ने अवध की राजधानी परिवर्तित करके इसे अपनी राजधानी बनाया। 1857 के विद्रोह में अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से डटकर लड़ाई लड़ी और अपने पुत्र विरजिस कादिर को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पर रूमी दरवाजा, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, मोती महल इत्यादि स्थित हैं। बहराइच की अगर हम बात करें तो यह स्थान प्रदेश के तराई भाग में स्थित है। यहाँ पर सैयद सालार व मसूद गाजी की पवित्र दरगाह है। सैयद सालार को हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग मानते हैं और प्रतिवर्ष उनकी मजार पर एकत्रित होते हैं। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। बात करें ददरी की, तो यह स्थल भारत में पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। यह मेला कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। अनेक व्यापारी व किसान पशुओं की खरीद व बिक्री करते हैं। यह भृगु ऋषि का एक मंदिर है। यह स्थान प्रदेश के पूर्वी जनपद बलिया में स्थित है। पावानगर की अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर हजारों जैन अनुयायी प्रतिवर्ष आते हैं। इस स्थान पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने 468 ईस्वी पूर्व में अपने शरीर का त्याग किया था। यह स्थल कुशीनगर जनपद में स्थित है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को जैन धर्म का निर्वाण महोत्सव प्रतिवर्ष यही मनाया जाता है। आई होप आपको इस सेशन में जितने भी मैंने पर्यटन स्थल पढ़ाए हैं वो भली भांति समझ में आए होंगे। आप वीडियो पॉज करके उन पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको वक्त मिलता है तो आप ये पर्यटन स्थल रात को सोते टाइम या किसी भी टाइम पे जब आपको समय मिले तब इन्हें सुन सकते हैं और चीज़ें याद कर सकते हैं। देखिए, मेरा प्रयास है कि जो भी स्टूडेंट्स कंटेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या जिन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेस्ट से बेस्ट दे सकें। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक भी करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस भली भांति और सुनिश्चित तौर पर पहुंच सकें। चैनल से जुड़े रहें, सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।